कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि हर बड़े दुख के उसके बाद एक बड़ा सुख आपके आपकी राह में इंतजार करता रहता है। तो मेरे साथ चमत्कार हुआ। मेरे लाइफ में दुख आया, लेकिन उसको मैंने बड़ी सहजता से बहुत पेशेंटली पार किया। और उसके बाद जब कभी राम बन के श्याम बन के गाया तो लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला कि मेरी आइडेंटिटी बन गई। अभिनय के लिए मेरे पास ऑफर्स बहुत आए। कई बार लोगों ने कोशिश की, कई भोजपुरी फिल्म मेकर्स ने अप्रोच किया, लेकिन मेरा ये मानना था कि कभी भी दो नाव पे पैर रख के नहीं आगे बढ़ सकते आप। साथियों नमस्कार। जेड सीरीज के इस पॉडकास्ट में आज देश विदेश में विख्यात सुप्रसिद्ध गायिका तृप्ति शाक्य जी हमारे बीच हैं। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि माँ कौशल्या की भूमि में मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शाक्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और शाक्य जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश और विदेश में अपने भजनों से जानी जाती हैं। आपके भजनों का आकर्षण कुछ ऐसा है कि व्यक्ति आपके स्वरों में डूबकर भक्ति भाव में डूब जाता है। उनकी यात्रा काफ़ी लंबी है, उनका अनुभव बहुत लंबा है और छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। आज की इस चर्चा में हमें आशा है कि उनकी बातों से हमारे यहाँ के कलाकारों को, नवोदित कलाकारों को प्रेरणा मिलेगी और वो निश्चित रूप से हमें कुछ संदेश देकर जाएंगे। तो तृप्ति जी, छत्तीसगढ़ में आप आती रही हैं। आपका बाल्यकाल जो था वो संगीत के माहौल में था कि बाद में आपने संगीत में अपनी रुचि पैदा की? मेरे फैमिली में कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है। ये बस एक ईश्वरी गिफ्ट समझ लीजिए कि मेरे अंदर कहाँ से टैलेंट आया। मेरे घर वाले भी अचरज करते हैं इस बात के लिए। मैं जब बहुत छोटी थी, जब आई थिंक 6 बरस की थी, तब से ही मैं गुनगुनाया करती थी। जो भी रेडियो पे गाने सुनती थी उसको फॉलो करती थी और सुर में गाती थी, ताल में गाती थी। तो मेरे पेरेंट्स को बड़ा अचंभा लगता था कि हमारे फैमिली में तो कोई म्यूज़िक का दूर दूर से लेना देना है नहीं, और इस बच्चे के अंदर कहाँ से ये गुण आया है। खैर, गाती रही मैं। थोड़ा सा जब होश संभाला तो और सुधार आया और अच्छा गाने लगी। तो जब भी कोई आते थे घर पे मेहमान लोग, उनको गाना मैं सुनाती थी तो वो लोग भी बड़ा आश्चर्यचकित होते थे। तो फिर बाद में उन्होंने यही सजेस्ट किया मेरे पिताजी को कि आप अपनी बेटी को म्यूज़िक में डालिए, ये आगे चल के बहुत नाम कमाएगी। तो मेरे फादर भी काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं तुम्हें यही करना है। मेरे फादर खुद इंजीनियर थे, तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। उन्होंने मेरी प्रतिभा को समझा और उसी के अनुसार मुझे इस म्यूज़िक के फील्ड में उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करी। और म्यूज़िक की शिक्षा मैंने हासिल की, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। फिर ऐसी शुरुआत हुई और जगह जगह गाना शुरू कर दिया, स्टेज परफॉर्मेंसेस शुरू कर दिए। पहले इलाहाबाद से शुरू किया, फिर इलाहाबाद से बाहर अदर स्टेट्स में जाने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसे करके नाम होने लगा। लोगों के बीच में चर्चाएं शुरू हो गई कि तृप्ति नाम की कोई सिंगर है, बड़ा अच्छा गाती, बड़ा सुरीला गाती है। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई और भगवान की कृपा रही कि हमेशा बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते गए। म्यूज़िक करियर के दौरान अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और अच्छे अच्छे गुणी जनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरुआत में आप लोक शैली में गाई, क्या लोकगीत गाती थी? नहीं, मेरी तो शुरुआत ही भजन से हुई। अच्छा। मेरा परिवार सत्संग से जुड़ा रहा हमेशा से, तो बचपन से मेरा सत्संग में जाना हुआ और सत्संग में जाकर के मैं भजन गाती हिंदी थी, भजनों को ही हिंदी गाया। भजन गाती थी। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला और धीरे धीरे वो बड़े बड़े स्टेज में बदल गया। मेरा भजन गाना दूर दूर जाने लगी। तो भजन से ही मेरी शुरुआत हुई थी, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो गज़लों में था और फिल्मी गानों में था। लता जी के, आशा जी के गाने मैं बहुत गाया करती थी, गुनगुनाया करती थी। पर भजन
की एक अलग प्रसिद्धि मुझे मिलने लगी जब भजन गाना शुरू किया। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा और फिर कंपनीज़ म्यूज़िक कंपनीज़ के संपर्क में आई। टी सीरीज़ से ऑफ़र आया, टी सीरीज़ में ऑडिशन दिया, पास हुई मैं और टी सीरीज़ से मेरे लगातार फिर एल्बम्स रिकॉर्ड होने लगे, गाने मैंने आने तो लगे। काफ़ी सुना है आपके भजन जी, और भगवान कृष्ण के, राम के भजन। जी। आपके नाम के साथ एक बात जुड़ गई थी कि तृप्ति जी आ रही हैं, श्याम चूड़ी बेचने आया और कभी राम बन के, जी, कभी श्याम बन जी, के। तो भजनों के अलावा तृप्ति जी आपने शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा जी, ली है, तो जी। क्या कोई प्रयोग किया है अपने गायन में ऐसा? कौन सी दरअसल शैली? शास्त्रीय गायन मैंने इसलिए सीखा कि मुझे कोई भी विधा का गाना मिले और मैं उसे बखूबी या उसके साथ गाने के साथ इंसाफ कर सकूं। जी। तो मेरा क्लासिकल म्यूज़िक सीखने का इंटेंशन यही था कि अपनी गायकी को स्ट्रॉन्ग करना। और निखारना है उसको। फाउंडेशन जितनी जी, मजबूत होगी उतनी मजबूत इमारत होती है। जी, तो जी। यही हमारे संगीत के क्षेत्र में भी यही कहा जाता है कि जितना आपका बेस मजबूत होगा उतना आप अच्छा गाएंगे और किसी भी तरह का गाना आप बहुत इजीली गा सकते हैं। तो मेरे साथ वही था, मैंने जो भी सीखा तो वो मैंने अपने गानों में अप्लाई किया। बहुत अच्छा। चाहे मैं फ़ोक सॉन्ग गाऊँ, चाहे भजन गाऊँ, चाहे फ़िल्मी गाना हो, चाहे जिस भी विधा का गाना हो, ग़ज़ल को ग़ज़ल की तरीके से गाना, भजन को भजन के भाव से गाना, फ़िल्मी गानों को फ़िल्मी गानों के अंदाज़ में गाना। तो हर गाने का एक अलग अंदाज़ होता है और कोई भी सिंगर उसको परफ़ेक्टली तभी गा सकता है अगर वो सीखा जी, हुआ जी, होगा। जी। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सिंगर के लिए शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती कब पेश आई? ये जो लगा कि आपको चैलेंज मुझे पूरा करना है। देखिए, मेरे सामने कभी ऐसी बड़ी चुनौती नहीं आई कि जी। जिसे मैं मुझे लगे कि ये फ़ेस करना बहुत मुश्किल है या इसको कैसे पार करेंगे। कोई काम मुझे कभी चैलेंजिंग नहीं लगा। मैंने हर काम को बहुत स्पोर्टली लिया है और अपने तरफ से जो भी मैं बेस्ट कर सकती हूँ, वो मैंने किया है। हाँ, मेरे सामने एक बार एक लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन आई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं उस समय खूब नाम कमा रही थी, खूब प्रोग्राम्स हो रहे थे, रिकॉर्डिंग्स भी होती थी और बीच में मेरा जब एक्सीडेंट हो गया तो मेरे एक ही पैर में 2 जगह से मेजर फ्रैक्चर हुआ था ओह! और उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, स्टील रॉड, प्लेट सब ऑपरेट करके डाली गई अंदर। उसके बाद मेरा ना 5, 6, 7 महीना बिल्कुल गाना बजाना रुक गया सब बंद सारा हो गया, काम। रुक जी, गया। जी। वो दौर, वो जो टाइम था, वो मेरे लिए वाक़ई में बहुत ही इम्तिहान वाला दौर था इम्तिहान वाला क्योंकि मैं दौर था। अंदर से बहुत डिप्रेशन में भी थी डिप्रेशन में। कि पता नहीं मैं खड़ी हो पाऊँगी या नहीं, मैं फिर से स्टेज पे खड़े होके वैसे नॉर्मली गा पाऊँगी कि नहीं गा पाऊँगी। तो इस चिंतन में मैं रहती थी और बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने चलना थोड़ा बहुत शुरू किया, छड़ी के सहारे मैं थोड़ा-सा वॉक करती थी, तो उसी समय मेरे पास टी सीरीज़ से कॉल आया कि जल्दी आ जाइए, तुरंत ओह! आ जाइए। बहुत अच्छा। तो मैं भी हिम्मत करके क्योंकि बहुत अच्छे से चल नहीं पाती थी, छड़ी के सहारे चलती थी, फिर धीरे-धीरे हिम्मत करके पापा के साथ मैं गई। उस समय नोएडा में टी सीरीज़ के स्टूडियो में जब मैं पहुंची तो मेरे सामने प्रोजेक्ट था कभी राम बन के कभी श्याम बन के। वो मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद आप सबको पता ही है जी, कि जी। उस वो मेरे करियर का एक माइलस्टोन बन गया। माइलस्टोन था वो। तो उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा कि फिर मैं हमेशा एक ये बात मानती हूँ कि हर बड़े दुख के पीछे उसके बाद एक बड़ा सुख आपके आपकी राह में इंतज़ार करता रहता है। तो मेरे साथ चमत्कार हुआ। मेरे लाइफ में दुख आया लेकिन उसको मैंने बड़े सहजता से बहुत पेशेंटली पार किया और उसके बाद जब कभी राम बन के श्याम बन के गाया तो लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला कि मेरी आइडेंटिटी बन गई। मेरा नाम तृप्ति शाक्या है लेकिन मेरे नाम के आगे लोगों ने कभी राम बन के कभी श्याम बन के लगाना मैं शुरू आपको कर बताऊँ दिया। तृप्ति जी, जहाँ महिला मंडलियों में भजन जब होता था, तो जब महिलाएँ गाती थी तो जी, यही बात कहती थी कि कभी राम कभी श्याम बन के तृप्ति जी का गाइए। जी, जी, ये इतना लोकप्रिय हुआ। जी। फिर लगातार आपका गायन का सिलसिला चलता फिर तो रहा। लगातार वो सिलसिला शुरू हो गया और एक मुझे अच्छा बड़ा मकाम
जो मैं कभी सपने में सोचा करती थी कि कभी इस लेवल पे मैं पहुँचूँगी, तो भगवान राम की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से मुझे वो मुकाम मिला। मेरे माँ-बाप की मेहनत सार्थक हुई, मेरी मेहनत सफल हुई और बहुत अच्छा करियर मुझे भगवान ने दिया। सबसे बड़ी बात तो यही एक ब्लेसिंग है कि एक सुंदर आवाज़, एक अच्छी प्रतिभा भगवान ने दी और उसको संभाल कर रखना, उसको चमकाना वो तो हमारा काम है। वो शास्त्रीय संगीत से चमक आती है उसमें और उसको बरकरार रखना मतलब उसके लिए रियाज़ भी आपको डेली हमेशा करते रहना चाहिए। जी। कोई भी सिंगर फॉर्म में तभी रहेगा जब वो रेगुलर रियाज़ करेगा, तो वो मैं जारी रखती हूँ, सब कुछ है। और आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ। दुनिया भर में स्टेज शोज़ करने के लिए जाती हूँ। सारी सारी बड़ी लीडिंग म्यूज़िक कंपनीज़ में मेरे गाने रिकॉर्ड होते हैं। ज़ेड सीरीज़ के लिए भी बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। तो बड़ा अच्छा लगता है, संगीत के माहौल में रहती हूँ और मेरे मेरे लिए संगीत ही सब कुछ है। एक जिज्ञासा और मन में थी कि भजनों का चयन जो आप करती हैं, तो इसकी रचना आप खुद करती हैं या कोई और करता है? कभी-कभी मेरे अंदर कुछ भाव आता है तो मैं लिख देती हूँ जी। और मैं उसको गाती भी हूँ। लेकिन ज़्यादातर हमारे बहुत अच्छे-अच्छे राइटर्स हैं इस क्षेत्र में, म्यूज़िक फ़ील्ड में, तो मैं उनके गानों को लेती हूँ और गाती हूँ। जिसका भी गाना मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो नया राइटर हो, चाहे पुराने राइटर्स हों, सबसे लिखवाती हूँ और उन्हें रिकॉर्ड करती हूँ। भोजपुरी में कोई प्रयोग आपने किया है दीप्ति जी? जी हाँ, भोजपुरी तो मैंने बहुत गाई है। जी। एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि भोजपुरी शुरू मतलब शुरुआत से ही मैं गाती रही हूँ। कोई ऐसा पसंदीदा गीत हमको सुनाना चाहेंगे? मेरा एक बिहार की एक भाषा है, अंगिका भाषा है। जी। अंग प्रदेश वहाँ का एक छोटा सा अंग प्रदेश है, कुछ क्षेत्रों में वो भाषा बोली जाती है और उस भाषा का अ, गाना सबसे पहली बार मैंने गाया था। मतलब उससे पहले उस भाषा में किसी ने कोई गाना नहीं गाया था, तो वो बड़ा प्रचलित हुआ था। सबसे मुझे पहला ज़रा मेरा सुना हिट हाँ। सॉन्ग वही था। सासु बीड़ी ससुर गांजा देवर पिए छे भांग, मुँहे से आपन गोली चलावे, मुँहे से आपन गोली चलावे, देह में नहीं छे समांग, बोलो भैया रामे वाह, वाह, राम, रामे राम सीताराम, सैया दारू पी के लोगड़ल खेत में। वाह! बड़ा सुंदर गीत, जी, एक जी, व्यथा इस जी। गीत के ज़रिए बताई गई है। एक शादीशुदा महिला जिसकी शादी ऐसे परिवार में हो गई है जहाँ सबसे वो पीड़ित है, पति से पीड़ित है, पति दारू पी के लुढ़का रहता है, ससुराल वाले भी प्रताड़ित करते हैं। तो कुछ ऐसा भाव था और बहुत पॉपुलर हुआ था पूरे बिहार में। छत्तीसगढ़ी में आप बहुत लोकप्रिय गायिका हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। तो क्या यहाँ कोई प्रयोग करने की योजना है, करना चाहेंगी? अभी तक मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं गाया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं गाऊं और कुछ अच्छा मुझे सब्जेक्ट या अ, कुछ अच्छा मैटर मिलेगा तो मैं ज़रूर गाऊंगी। और बस मैं प्रतीक्षा में हूँ कि कुछ अच्छी नई चीज़ मुझे मिले तो मैं उसको दर्शकों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ज़रूर गाऊंगी। कीर्ति जी, आपकी यात्रा बहुत लंबी है और आप सफलता के शिखर पर रहीं। तो कलाकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से उन्हें अपनी कला का कला को जी निखार करना हाँ चाहिए? जी, आजकल मैं क्या देखती हूँ, जो भी नए कलाकार आ रहे हैं, सिंगर्स, उनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी देखती हूँ। जी। क्योंकि हमने जिस समय शुरुआत की, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे। अभी तो पूरा डिजिटल युग है। अभी तो सब कुछ बैठे-बैठे सब आपके हाथ में है। आप मोबाइल से गाना रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डाल जी, सकते हैं। जी। आपके पास बहुत सारी सोर्सेज हैं। मैंने जब शुरू किया था तो उस समय ये सब कुछ था ही नहीं, डिजिटल का कोई दूर-दूर तक कोई सीन नहीं था, ना तो मोबाइल्स थे। बिल्कुल। धीरे-धीरे ये सब चीज़ें आईं। तो मैंने उस दौर में काम शुरू किया, तो उस ज़माने में क्या होता था कि लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी। जी। सब कुछ लाइव होता था, म्यूज़िशियन, सिंगर्स, कोरस,
सब एक साथ स्टूडियो के अंदर होते थे और सब एक साथ सांप सीढ़ी वाला हिसाब किताब होता था कि एक बार शुरू किया, अगर लास्ट में किसी से भी फॉल्ट हुई तो फिर से गाना वो शुरू से रिकॉर्ड किया जाता था, क्योंकि सब लाइव बजाते थे और लाइव गाते थे। तो उस दौर से मैं हूँ, मेरा वो भी एक्सपीरियंस रहा है। तो उसमें क्या होता था कि बहुत पेशेंस और बहुत अलर्ट होके आपको गाना होता था, जी और जी। वो सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती थी अगर आप बहुत फोकस्ड हैं, आपने अगर सीखा हुआ है, तो ही आप वन टेक में अच्छा एकदम परफेक्टली गा सकते जा हैं। सकते। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है बहुत कि सुविधा हो आप गई। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जहाँ भी मिस्टेक हुई उसको दोबारा आप पंच कर सकते हैं, पेस्टिंग कर सकते हैं। पर लाइव रिकॉर्डिंग्स का ज़माना अलग ही था, उसका भाव ही अलग था। भाव ही अलग था। एक गानों में बहुत एक असर ही होता था। टाइम पे आपको फीलिंग का भी ध्यान रखना है, जी। सुर का भी, ताल का भी, हर चीज़ का आपको ध्यान रखते जी। हुए परफेक्टली उसको गाना है। बहुत। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही काम आया, आज तक काम आ रहा है। आज भी मैं डबिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा रीटेक्स और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, वन गो में गाती हूँ। जैसे आजकल क्या है, लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है तो एक एक लाइन डब करते हैं, लेकिन मैं पूरा पूरा मुखड़ा अंतरा, मतलब जैसे है एक फ्लो में गाती हूँ। तो उसकी बात ही अलग होती है। तो सिंगर्स से मेरा यही कहना है कि पहले तो मेहनत करें, अपनी प्रतिभा को निखारें और क्लासिकल म्यूज़िक की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि बिना उसके आप कभी सफल गायक नहीं बन सकते। एक आध बार आपका कोई गाना चल गया तो चल गया, लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो उसके लिए शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। दूसरा, पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस बहुत होना चाहिए आपके अंदर। और तीसरा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के आप कहीं खड़े नहीं हो सकते। तो ये दो तीन बातें हैं जी जी। जिसका हर सिंगर को ध्यान रखना चाहिए, और ये सब लेके चलेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन कामयाबी सबको मिलेगी। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा तृप्ति जी। अभी छत्तीसगढ़ में आप आ रही हैं और अन्य प्रदेशों में भी जा रही हैं। आगे क्या योजना है? स्टेज प्रोग्राम के अलावा और भी कुछ गायकी में आप प्रयोग करना चाहती देखिए, हैं? मैं अभी तक तो खैर स्टेज प्रोग्राम्स और रिकॉर्डिंग्स, शूटिंग्स, इन्हीं सब में अभी बिजी रहती हूँ। जी। बाकी आगे फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं ऐसे लोगों को हेल्प करूँ म्यूज़िक में, जो आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास बहुत सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कि वो महंगे गुरुओं के पास जाके शिक्षा ले सकें, सीख सकें। तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहूँगी इन फ्यूचर। ऐसी एकेडमी खोलना चाहूँगी जहाँ पर मैं निशुल्क गरीबों के लिए जी। म्यूज़िक जो सीखना चाहते हैं वो निशुल्क सीख सकें, और जो पैसे देकर सीखना चाहते हैं वो भी सीखें। लेकिन जो गरीब हैं बेचारे, जो नहीं, मजबूरी है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी आकर के सीखें, उनको भी वैसी ही शिक्षा मिले जो पैसे दे करके जिनको मिलती है। तो ऐसा कुछ मेरे जहन में है। अब आगे देखते हैं कहाँ तक ये पूरा होता है। सोचा तो है, लेकिन अब सोचा हुआ कब पूरा होता है ये तो समय बताएगा। सुंदरता के साथ साथ गुण भी है आप में, तो कभी अभिनय का विचार नहीं आया? अभिनय के लिए मेरे पास ऑफर्स बहुत आए। जी। कई बार लोगों ने कोशिश की, कई भोजपुरी फिल्म मेकर्स ने अप्रोच किया, लेकिन मेरा ये मानना था कि कभी भी दो नाव पे पैर रख के नहीं आगे बढ़ सकते आप। जी जी। दो नाव पे पैर रखेंगे तो ना इसमें आप टिक पाएंगे, ना उसमें सफल हो पाएंगे। तो हमेशा एक ही नाव पे, मतलब एक फोकस होना चाहिए एक आपकी लाइफ फोकस का, होना। एक एजेंडा, एक आपका गोल होना चाहिए, और उसी पे आप मेहनत करिए तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं। नहीं, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से कलाकार हैं जो गाते थे भी, अभिनय भी करते थे। किशोर कुमार, खैर वो अलग बात है। वो सुरैया जी, किशोर ज़्यादा कुमार। प्रतिभाशाली कलाकार, वो लोग तो लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, आप भी जिनके कम नहीं पास हैं, आपकी भी आवाज़ में बहुत बहुमुखी आकर्षण। प्रतिभा के धनी थे वो। और मैंने अपना प्रतिभा, ये अभिनय का शौक अपने ही एल्बम्स में पूरा किया। जी जी। मेरा ये यही था, यही तमन्ना थी कि मैं जो गाना गाती हूँ उसी में मैं अपना अभिनय करके अपना वो शौक भी पूरा कर लूँगी। हाँ, शौक था एक्टिंग का। तो मैंने यही सोचा था कि मैं जो गाती हूँ, गाने की शूटिंग में मैं खुद अपने ऊपर
शूट करूँगी तो वही वो आपने किया। दोनों चीज़ हो जाएगी, गायन और अभिनय दोनों बहुत एक अच्छा, साथ। बहुत ही अच्छा। कोई सबसे पसंदीदा गीत आप जो हमें सुनाना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरा पसंदीदा गीत वही है जो सबका फ़ेवरेट है, जिसके माध्यम से सब मुझे जानते हैं। तो जब लोगों ने मेरा कोई गाना पसंद किया है तो वो मेरा भी फ़ेवरेट है। तो सबके लिए मैं वही गाना गुनगुनाती हूँ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये थी तृप्ति शाक्य जी, हमारे स्टूडियो में आज आपने हमारा बहुमूल्य समय हमें दिया और आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिली। मैं यहाँ के कलाकारों से निवेदन करूँगा कि तृप्ति जी को सुने और अपनी कला में निखार लाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी धन्यवाद। आने के लिए। धन्यवाद दर्शकों।